हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछले समय की जो हिस्ट्री की क्लासें चली हैं आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर गवर्नर जनरल से संबंधित आप उसको देखे होंगे। कई दिनों से क्लास न हो पाने के कारण हिस्ट्री का समय का थोड़ा अभाव है। इसके लिए मुझे भी खेद है कि आपका क्लास बीच में बहुत ज़्यादा शार्ट हो गए, लेकिन प्रयास यही रहता है कि हमारा निरंतर जो क्लासें हैं वो चलते रहे। लेकिन ठंडी की वजह से भी और भी तमाम तरीके से केवल थोड़ा सा समय मिलता है जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लासें भी संचालित करनी होती हैं। बहुत जल्द भी हिस्ट्री की लगभग प्रयास यही रहेगा कि आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो और निरंतर क्लासें रहें। ठीक, प्रयास हमारा भरपूर है। आप भी मेहनत से पढ़ते रहिए और सहयोग करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। ठीक, चलिए आज फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में, जिसमें एक अगला गवर्नर बन करके आया कौन? लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक, ए गवर्नर अगला गवर्नर बन करके आया हुआ है कौन? लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट कब आया? ये वारेन जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसके बाद आया हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग कब आया था? लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से आकर के 1823 तक रहा है। ठीक, 1823 तक रहा तो उसके समय में हमने तमाम तरीके के देखा कि 1813 का चार्टर अधिनियम आया और उस चार्टर अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चीन और चाय के साथ केवल व्यापार का एकाधिकार रहा और बाकी एकाधिकार उससे छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया, इसकी सारी कहानी हमने पिछली कक्षाओं में ही बता दिया। फिर उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो इसके समय में काम रहा, 1817 से 1818 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ, उन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हमने बताया था कि जो मराठा थे ये 5 भागों में बटे थे। इन पांचों भागों में जो मराठा बटे थे सभी मराठाओं ने धीरे धीरे एक एक भाग करके सहायक संधि स्वीकार कर लिया और सहायक संधि स्वीकार करने के बाद मराठा शक्ति का भी एक तरीके से पूरी तरीके से क्या हो गया? खात्मा हो गया। और जब मराठा शक्ति का खात्मा हो गया तो अब भारत में दो ही शक्तियां बची थी। कौन? एक तो अंग्रेज और दूसरे सिख। ठीक, अब दो ही शक्तियां बची हैं भारत में। उसके बीच भारत का कुछ प्रारूप ये रहा कि हमने बताया कि यहाँ से भारत से ज्यादातर रॉ मटेरियल निकल करके अंग्रेज यहाँ से सब कुछ चीजें ले जा रहे हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से वस्तुएं नए नए वहां पर जब यहाँ से जो भी धन लूटे उन्होंने इनसे वहां पर उद्योग स्थापित किया और उद्योगों में वहां ज्यादातर माल तैयार करने लगे। अब वो माल बेचे कहाँ? हमने बताया था कि ये जो है पश्चिमी क्षेत्रों में अमेरिका से भी ये भगाए गए थे पीट करके। इसके बाद उधर फ्रांस के क्षेत्रों में भी इनकी, यूरोपीय क्षेत्रों में और भी अगल बगल ज्यादा कंडीशन सही नहीं थी इनकी, तो अभी इनको बेचने के लिए विवश होकर के भारत सामान लेकर आना पड़ता था। तो भारत में जब ये सामान लेकर आएंगे तो बेचेंगे कहाँ? क्योंकि भारत का कल्चर, जो कल्चर सिस्टम है, यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग तरीके की थी। पहनावा, खाना, ये सब सारी चीजें अलग तरीके के थे। ठीक, तो इसलिए इनको यहाँ की संस्कृति को बदलना होगा और संस्कृति को बदलने तभी किसी भी व्यक्ति की संस्कृति को बदला जा सकता है, उसके कल्चर को तभी बदला जा सकता है जब उसकी हम शिक्षा व्यवस्था को, उसके दिमाग को परिवर्तन कर सकें। तो भारतीयों के दिमाग को, भारत की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक, इसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता था। अंग्रेजों के लिए अब ये बहुत बड़ा मौका था कि वो कैसे बदले भारत की जो कल्चर व्यवस्था है, कल्चर सिस्टम है, उसको बदलें कैसे। ठीक, इसको बदलने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सी चीजों का सहारा लिया है। कैसे लिया है अभी आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, अभी हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो दूसरा व्यक्ति आया है 5 सालों के लिए, जिसका नाम है लॉर्ड एम हर्स्ट। इसने ज्यादा कुछ तो किया नहीं। इसके समय में क्या हुआ कि जब अंग्रेज, हमने बताया कि अभी वो ठंडे प्रदेशों में नेपाल से 1813-14 के आसपास उन्होंने नेपाल से युद्ध किया। वहां पर गोरखा रेजिमेंट का अंग्रेजों ने देखा, गोरखों का जो टैलेंट देखा, तो गोरखों से प्रसन्न होकर के वहां पर गोरखा रेजिमेंट का मतलब एक कड़ी बना दिया, गोरखा रेजिमेंट का गठन कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने आगे की तरफ देखा कि वो ठंडे प्रदेशों में पहुंच गए और भारत की टेम्परेचर उनके बस की बात नहीं थी झेलना।
ठीक, वो गर्म प्रदेशों से नहीं आते थे क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से थे, और जब ये भारत में गर्म प्रदेशों में आते तो उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, हर चीज उनका स्वास्थ्य दिक्कतों में रहता। ठीक, जब वो अब उत्तराखंड मसूरी जैसे ठंडे प्रदेशों में पहुंच रहे हैं नेपाल के आसपास, तो उनकी स्थितियां सही होने लगी, सुधरने लगी। इसके बाद वो मणिपुर, असम, ये सब मिजोरम की तरफ बढ़े, तो वहीं पर बगल में इनको दिक्कत थी म्यांमार बर्मा से, इसलिए उधर कब्जा पाने के लिए ये म्यांमार बर्मा की तरफ क्या करने लगे, बढ़ने लगे। ठीक, म्यांमार बर्मा पर आक्रमण होगा, तो इनसे क्या होगा, युद्ध होगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा की स्वतंत्रता समाप्त करने हेतु और बर्मा को जीतने के लिए इन्होंने 3 युद्ध किया। पहला युद्ध लॉर्ड एमहेस्ट के समय में होगा, फिर दूसरा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में होगा, और फिर तीसरा युद्ध 1885 के आसपास होगा। ठीक, तो आइए इसमें हम देखते हैं कि इसके समय में हुआ क्या, लॉर्ड एमहेस्ट के समय में हुआ क्या। तो इसमें लिखेंगे 1824, 5 मार्च 1824। ठीक, 5 मार्च 1824, 5 मार्च 1824, 5 मार्च 1824 से लेकर के 1825 फरवरी 1825 होगा। ठीक, इसके बीच क्या हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो हमने बताया कि इसमें ब्रिटिश जो थे बहुत मजबूत थे, और जब ब्रिटिश मजबूत थे तो कब्जा उन्हीं का होना है, और जब उन्होंने आसानी से क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। ठीक, अभी इतनी जल्दी कब्जा का नहीं, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करते करते वो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, कब्जा जमा लेंगे। लेकिन प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ तो इसके लिए अंग्रेजों के लिए और वहां के राजा के बीच 1826 में एक संधि हुई। क्या संधि हुई, 1826 ईस्वी। इस संधि का नाम कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो नोट करेंगे, यांडाबू की संधि। क्या, यांडाबू की संधि, यांडाबू की संधि। अगर आपसे कोई पूछता है कि अंग्रेजों ने बर्मा पर क्यों आक्रमण किया था, तो अंग्रेजों का बर्मा पर आक्रमण करने का मतलब था सीधा सीधा बर्मा को भी क्या अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, वहां पर अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक, बर्मा इसका नाम ब्रह्मदेश था। धीरे धीरे वो वहां के लोगों ने ब्रह्मा में उसको परिवर्तन करते 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 उसको बर्मा कर दिया। बर्मा अब वर्तमान में म्यांमार बर्मा है। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे इसमें। इसी के समय में क्या हुआ, एक 1824 में बेल्लोर में, सॉरी बैरकपुर में, 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में इसमें क्या हुआ, बैरकपुर का विद्रोह हो गया। बैरकपुर में क्या हुआ, सैनिक विद्रोह हो गया। क्या हो गया, सैनिक विद्रोह। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हो गया। ठीक, बैरकपुर में क्या हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ था इसके समय में, लॉर्ड एमहेस्ट के समय में। बस इसका इतना ही महत्व है। और इसके बाद अगले हम चलेंगे गवर्नर के पास, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वहां से हमेशा अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, हेडिंग डालेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, 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 विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। आप भी पढ़ते रहे, अगर किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो कुछ आपको चीजें शार्ट नजर आएंगी, नहीं समझ में आएंगी, और किताबों को पढ़ करके इसको भी देखते रहेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका समय जो था 1828 से लेकर 1835 तक था, 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, इसने आया तो इसके समय में हमने वही चीज बताया कि भारत में जो है अब बहुत ज्यादा चीजें ब्रिटेन से निर्मित होकर के कहां पर, यहाँ आने लगी हैं। और जब यहाँ आने लगी हैं भारत में निर्मित होकर के, तो भारत की जो कल्चर व्यवस्था है, सिस्टम है यहाँ का, वो इतना जटिल है कि उसको बदलना बहुत मुश्किल है। भारत में सबसे बड़ी बात तो जातिवाद और धर्म की थी। ठीक, यहाँ पर वो धर्म में ही इंटरफेयर करना चाहते थे, जो अंग्रेज थे यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक, आइए
पहला जो था 1811 और 12 के समय में पहला इनका जो परिवर्तन था लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय था 1811 और 12 के ईस्वी का समय। ठीक, उसके पहले 1772 में राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे आप, जो पैदा हुए थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय के भाई थे जगमोहन। जगमोहन राय की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी थी अलका मंजरी। ठीक, जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी की सती हो गई। यानी जब राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की मृत्यु हुई तो उन्होंने देखा कि उनके भाभी को अलका राय मंजरी जो थी वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसे उठा करके उनको जबरदस्ती चिता के ऊपर रख दिया और वो सती हो गई। राजा राम मोहन राय को ये बात बहुत बुरी लगी और इसी बात को वो रोकना चाहते थे समाज में, एक समाज सुधारक के रूप से। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नवजागरण का उन्हें राजदूत कहा जाता है और बहुत से उन्होंने परिवर्तन किए समाज में हमारे। तो राजा राम मोहन राय को उन्होंने परिवर्तन करने के लिए ठान लिया कि समाज से सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। इसी को लेकर के मामला वो बहुत लंबे समय से समाज में काम करना चाहते थे, लेकिन ये खत्म नहीं होता था। ठीक उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक आया। इन्होंने ये बात इसके सामने रखी कि जो सती प्रथा है भारत से खत्म होनी चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा हाँ ये तो गलत है, ये खत्म होना चाहिए, लेकिन आप लोग हमारे सुनते कहाँ हैं कि हम इसको खत्म कर दें। राजा राम मोहन राय ने इनका पूरी तरीके से सहयोग किया और अंग्रेजों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चांस था जिसमें ये सहयोग करें। अंग्रेजों के भी लिए बहुत बड़ा चांस ये था कि इसमें सहयोग करके और भारत के संस्कृति में क्या कर ले, इंटरफेयर कर ले, ताकि संस्कृति में वो पूरी तरीके से क्या करें, बदलाव करें। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोक लगाने के लिए अधिनियम एक जारी किया और उस अधिनियम के तहत इसको रोक भी लगा दिया गया 1829 में। फिर 1830 में बंबई, मद्रास, अन्य जगहों पर भी रोक लगाया गया। जहां जहां ब्रिटिशर्स पावर थी लगभग वहां पर सती प्रथा का रोक लगाया गया पूरी तरीके से। और जब रोक लगाया गया तो उसी समय एक गोपी मोहन और राधाकांत देव थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और धर्म सभा की स्थापना कर दिया। कहा कि ये अंग्रेज कौन होते हैं हम लोगों के भारत की संस्कृति में छेड़छाड़ करने वाले। उन्होंने इसका विरोध किया। तो एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है, फिर भारत में उसी समय ठगी प्रथा बहुत ज्यादा चली थी। लोग ठग जो होते थे पकड़ करके ठग देते थे। आज भी आप बहुत लोगों से मिलेंगे, बहुत ऐसे लोग पड़े हुए हैं भारत में, क्यों ठग देते। ठीक, हमें भी कई बार, हम भी एक दो जगहों पर ठगे गए हैं ऐसे चक्करों में। ठीक, तो ये क्या होते हैं, आज भी घूमते रहते हैं ठग। वो मिलेंगे और बता देंगे कि बाबू वो आपके जो है अरे वो चाचा के वो लगते थे, वो भर्ती हैं, थोड़ा उन्हीं को जा रहे थे देखने और पैसा कम पड़ गया है, थोड़ा सा भाड़ा चाहिए था, इतना कम पड़ गया बाबू दे देते। वो कहा हम आपके घर गए थे, वो आप थी नहीं। तो इस तरह से आपको ठगे, आप अगर उसमें बच गए, सही तरीके से समझ नहीं पाए कहाँ कहाँ करेंगे उसमें, और उसी में वो बता करके इधर उधर का रिश्ता आपसे जोड़ करके तुरंत लेंगे और चल देंगे। तो इस तरह से ठगी व्यवस्था बहुत तेज जारी थी, अंग्रेज भी ठग दिए जाते थे। तो इसीलिए ठगी व्यवस्था से परेशान होकर के उन्होंने इसको भी समाप्त किया। ठीक, और उसी समय उन्होंने बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, क्योंकि उसमें बालिकाओं को मार दिया जाता था जब जन्म होता था तभी से। ठीक, इसके बाद क्या समय आया, भारतीय जो थे उनके शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। कैसे किया अभी आगे हम देखते हैं। आगे की तरफ आइए, इसमें पहले थोड़ा सा सती प्रथा के बारे में लिखेंगे। सती प्रथा का मामला कहां से उजागर हुआ, तो विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। ठीक, इस बात को समझिएगा। आगे की तरफ लिखेंगे 1829 ईस्वी में, स्टार बनाकर लिखेंगे 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। ठीक, 1829 ईस्वी में अधिनियम 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 अंग्रेजों का यह अधिनियम था। ठीक, अधिनियम 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 17 के द्वारा, अधिनियम 17 द्वारा, ठीक, अधिनियम 17 द्वारा, 1829 में अधिनियम 17 द्वारा सती प्रथा की समाप्ति, सती प्रथा की समाप्ति, सती प्रथा की समाप्ति, सती प्रथा की समाप्ति। सती प्रथा क्या होता है, हमने इसको शायद पहले भी बताया होगा। सती प्रथा में होता है कि पति की जब मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को चिता पर रख करके उसको भी जिंदा जला दिया जाता है। यही सती प्रथा है। भारत में बहुत पहले से संस्कृति चली आ रही थी और पता नहीं कैसे ये चला आ रहा था।
ठीक। और हमारे भारतीयों की यही बात है कि जो कुछ भी एक बार चला आ रहा है उस संस्कृति को, उसको बिना जाने समझे, उसको बस रीति रिवाज का लेकर के चक्कर चलते रहते हैं। जैसे आज भी लोगों का मानना है कि जो जानवर हैं, जीव हैं, इनकी बलि दी जानी चाहिए देवी देवताओं को, लेकिन देवी देवता तो कभी नहीं कहते कि हमारे लिए इन जानवरों का बलि दीजिए। लेकिन पता नहीं कैसे इसको लेकर के चल रहे हैं, और ये चलना भी नहीं चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। किसी भी जीव का किसी के लिए बलि देना एक गलत बात है। ठीक। आज भी ये प्रथाएं चली आ रही हैं। और अधिकतर जो ये अगरबत्ती पूजा है, अगरबत्ती तो जलाना ही नहीं चाहिए। ठीक। उस तरह से भी देखा जाए तो कच्चे बांस की लकड़ी में बनती है और कच्चे बांस की लकड़ी जलाई नहीं जाती, लेकिन उसको भी लोग चलाते जाते हैं। चलिए, सती प्रथा की समाप्ति कहां पर समाप्ति हुई थी? इन बंगाल लिख लेंगे, कहां पर? बंगाल में। ठीक, बंगाल में समाप्ति की गई। ठीक। और बंगाल, राजा राम मोहन राय बंगाल से ही थे। ठीक। अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा की इन बंगाल में समाप्ति की गई। अब बात आती है कि किसके सहयोग से, क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके सहयोग से बंगाल में सती प्रथा की या सती प्रथा की पहली बार रोक लगाई गई, समाप्ति की गई? तो सती प्रथा की समाप्ति पहली बार जो इसमें देखा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्लस सहयोग किसका रहा? राजा राम मोहन राय का रहा, जिन्होंने इनको अपनी भाभी को सती हुई थी, जो 12 में अलका मंजरी जगमोहन राय की पत्नी, वो सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उनको लोग चिता पर बैठा दिए थे। तो उस कहानी इन्होंने दुखद कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक से कहा कि आप ऐसा करिए। तो इन्होंने कहा हम तो करने के लिए तैयार हैं, पर आप लोग हमारी सुनते ही नहीं है भारतीय। ठीक। और इनके लिए भी, अंग्रेजों के लिए भी बहुत एक महत्वपूर्ण टाइम मिल गया था कि भारतीयों की संस्कृति में जो कल्चर व्यवस्था है उसमें हम इंटरफेयर कर दें, ताकि इसमें परिवर्तन आएगा। तो जो हमारे ब्रिटेन से माल आ रहे हैं तैयार होकर के, उन सारी चीजों को हम भारतीयों के अंदर धीरे धीरे बांट करके क्या कर लेंगे, परिवर्तन, मतलब बांट करके यहाँ से हम अच्छे बेच करके हम अच्छा टैक्स वसूलेंगे। अब देखिए, भारत से ही वो रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ही सब कुछ ले रहे हैं बिना पैसा दिए, और ले जा करके ब्रिटेन में नई नई वस्तुएं पैदा करके उसको फिर भारत में ला करके बेच रहे हैं, और यहाँ से टैक्स वसूल रहे हैं। यानी डबल काम कर रहे हैं, ले जा भी रहे हैं फ्री में, और फिर ला कर भारत से बेचकर फिर पैसा भी लेकर जा रहे हैं। ठीक। तो 1829 में सती प्रथा की समाप्ति बंगाल में हुई। आगे की तरफ लिखेंगे 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में क्या? 1830 ईस्वी में क्या हुआ? 1830 ईस्वी में लिखेंगे बंबई मद्रास। बंबई मद्रास, मद्रास आज चेन्नई है इसका नाम। ठीक। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वर्तमान में मद्रास आज वर्तमान का चेन्नई है। मद्रास में सती प्रथा की समाप्ति की गई। में सती प्रथा की समाप्ति की गई। में सती प्रथा की समाप्ति की गई। समाप्ति की गई। सती प्रथा की समाप्ति की गई। अब बात आती है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर सती प्रथा तो समझ में आ गई बात, लेकिन एक जो होता है जौहर, क्या होता है जौहर? देखिएगा, जौहर जो होता है, जौहर में क्या होता है कि जो पति है, अगर पति कहीं युद्ध क्षेत्र में मार दिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है, तो उस समय जो पहले लड़ाइयां हुआ करती थी उसको रोकने हेतु, कई बार लड़ाइयों को रोकने हेतु जो राजा हुआ करते थे, जो दूसरे के पत्नी, मतलब राजा को बंदी बना लेते थे, तो उनकी पत्नी अपनी प्रतिबद्धता जो धर्म था, लोक लज्जा बचाने हेतु सभी वहां के, मतलब उस राजा के दरबार के उस क्षेत्रों के मतलब महिलाओं के साथ, दास दासियों के साथ रानियां क्या करती थी, आग में अपने को सौंप देती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी, जल जाती थी। तो जैसे रानी पद्मावती वाली मूवी में दिखाया गया है, पद्मावत मूवी में, वो उसी को जौहर बोला जाता है। सती प्रथा एक अलग है, जौहर अलग होता था। ठीक। अब सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहले अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में, तो इसका सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, गुप्त काल में। कहां से? भानुगुप्त, जो भानुगुप्त ने एरण अभिलेख लिखवाया था, भानुगुप्त के समय में एरण अभिलेख था, उसके समय में मिलता है किसका? सती प्रथा का उल्लेख हमारे भारतीय इतिहास में। लेकिन इसको रोकने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक। कब? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उसके पहले अगर देखा जाए जौहर वाला व्यवस्था में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर पहली बार देखा था। रानी पद्मावती के जो फिल्म है उसमें भी दिखाया गया है। ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी पद्मावती को पाना चाहा था, उसी समय उन्होंने जौहर देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश में जो शासक था,
उसने सती प्रथा पर बैन लगाने की कोशिश किया, फिर अकबर ने किया, फिर नहीं हुआ तो इस समय आकर के आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने इस पर लगभग सफलता पाई। ठीक, इसी समय सती प्रथा की जब समाप्ति की बात आई तो इसका विरोध, ठीक, तो नीचे लिखेंगे विरोधकर्ता। ठीक, इसकी विरोधकर्ता कौन थे? ठीक, सती सती व्यवस्था व्यवस्था के विरोध में, यानी जब इसको रोका गया कि विरोध में कौन लोग उतर गए, तो सती प्रथा जब विरोध, इसकी व्यवस्था के विरोध में लोग उतरे तो दो व्यक्ति थे जिसका नाम था राधाकांत देव एवं गोपी मोहन। कौन? एवं गोपी मोहन। ये दो व्यक्ति थे, गोपी मोहन, राधाकांत देव थे और गोपी मोहन थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर के स्थापना किया। क्या स्थापना किया? इन्होंने स्थापना कर दिया था धर्म सभा की। क्या? धर्म सभा की इन्होंने स्थापना किया और इन्होंने विरोध कर दिया, जो अधिनियम 17 था उसका विरोध किया। अधिनियम 17 का विरोध किया। किसने? इन्होंने ही, जो धर्म सभा की स्थापना किया। इस धर्म सभा ने क्या किया? कहा कि अंग्रेज कौन होते हैं हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर सिस्टम में इंटरफेयर करने वाले, तो इन्होंने अधिनियम 17 का क्या कर दिया? विरोध किया। ठीक, इस धर्म सभा ने। तत्कालीन समय में जो मुगल शासक हुआ करता था, ठीक, वो था कौन? तत्कालीन समय में अकबर द्वितीय था। कौन? अकबर द्वितीय कौन था? औरंगजेब का ही लड़का हुआ करता था। ठीक, अकबर द्वितीय। इसने क्या किया? अकबर द्वितीय ने, उसकी पेंशन बहुत कम थी, वो ब्रिटिशर्स के अधीन था, यानी अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। ठीक, आप समझ रहे हैं कि दिल्ली क्या है? गुलाम की स्थिति में है, अंग्रेजों के अधीन है। तो अब वो अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कहा कि राजा राम मोहन राय को देखा कि ये बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं। बड़े आदमी का मतलब है इनकी अंग्रेजों की बीच क्या है? सुनवाई बढ़िया है और इनको अंग्रेज बहुत मान भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, एक काम हमारा है कि आप ब्रिटेन चले जाइए और वहां से जो वहां के राजा हैं, वहां से जो चल रहा है, मतलब सब कुछ नियम पारित होकर के जहां से आ रहा है, वहां से हमारी पेंशन थोड़ा ब्रिटेन से जाकर बढ़वा देते तो अच्छा होता। ठीक, तीनों ने तैयार हुआ तो उन्होंने क्या किया? जो औरंगजेब, अकबर जो द्वितीय था, इसे क्या कर दिया? राजा की उपाधि दे दिया। आगे लिखेंगे तत्कालीन मुगल शासक, स्टार बना करके, तत्कालीन मुगल शासक तत्कालीन मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय था। कौन? अकबर द्वितीय। ठीक, समय था इसका 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक। 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। ठीक, 1837 ईस्वी तक समय नोट कर लीजिएगा। तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय था। इसी ने कहा कि राजा राम मोहन राय से कि आप ब्रिटेन चले जाइए और ब्रिटेन जाकर के हमारी थोड़ा पेंशन बढ़वा दीजिए। तो उसी के चक्कर में इसने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या उपाधि दिया था? पहले वो राम मोहन राय थे तो उन्हीं को राजा की उपाधि दिया था। लिखेंगे अकबर द्वितीय ने ही, लिखेंगे अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक, एक खुशी से उसको राजा की उपाधि दिया। इसको भी नोट कर लिए होंगे आप। आगे की तरफ अगर हम देखें तो इसमें राजा राम मोहन राय जब गए ब्रिटेन पेंशन बढ़वाने के लिए, इसकी किसकी? अकबर द्वितीय की, तो उनकी क्या हो गई? ब्रिस्टल शहर में वहीं पर मृत्यु हो गई। आगे की तरफ स्टार बना करके लिखेंगे राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई। जो राजा राम मोहन राय थे इनकी क्या हो गई, ब्रिस्टल शहर, कहाँ, ब्रिस्टल शहर ब्रिटेन में ही पड़ता है, ब्रिस्टल शहर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुई, इसको नोट कर लेंगे, 1833 ईस्वी में। कब हुई, 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, राजा राम मोहन राय। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, हम देखेंगे अब ठगी व्यवस्था को। इसने ठगी व्यवस्था को भी समाप्त करने की कोशिश किया, लिखेंगे स्टार बना करके। 1830 ईस्वी में, अभी हमने बताया कि अंग्रेज भी इसे ठग दिए जाते थे, तो इसने पहले इस पे भी ठगों को प्रतिबंधित करने के लिए एक मामला लाया, इसको भी रोक लगाया। लिखिएगा ठगी प्रथा समाप्त किया। क्या, ठगी प्रथा समाप्त किया। ठीक, ठगी प्रथा क्या किया, समाप्त किया। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो ठगी प्रथा पूरी तरीके से जो समाप्त हुआ वो 1837 में। कब हुआ, कोष्टक में लिख लेंगे 1837 ईस्वी में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो समाप्त होने के जो उस समय पूरी कगार पे आया था। कब समाप्त हुआ अगर देखा जाए, 1837 में लिखेंगे स्लीमन के द्वारा, स्लीमन एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसी के द्वारा, सलीमन के द्वारा समाप्त किया गया पूरी तरह, यानी उस समय जो है ये ठगी व्यवस्था क्या हुआ, पूरी तरीके से क्या किया गया, समाप्त किया गया, स्लीमन के द्वारा किया गया था। आज भी ठगी व्यवस्था को अगर न देखा जाए तो दुकानों पर अधिकतर हमने देखा एक बार कि एक जगह दुकान पे कि लिखा था कि उधार एक जादू है और हम देंगे आप गायब हो जाएंगे। सही लिखा था उसने कि उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे। उधार लेने के बाद फिर कहाँ पता चलता है, गायब हो जाते हैं लोग। तो एक ठगी प्रथा की समाप्ति हुई। इसके बाद उसी समय दास प्रथा चलती थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसी जमींदारी व्यवस्था का मतलब जमींदार हुआ करते थे, और जमींदारों के बीच में जब बात आई तो उनके, जब पहले अंग्रेज के बीच जमींदार से नीचे कौन, किसान। अब किसान किसकी दया भाव पे थे, जमींदार के, यानी जमींदार एक तरफ से उनको दास बना लिया था, जैसे चाहता था वैसे निचोड़ लेता था। तो इसने दास प्रथा की भी क्या किया, समाप्ति किया। आगे की तरफ लिखेंगे 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1830 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति की। क्या, दास प्रथा की समाप्ति किया, दास प्रथा की, यानी भारत में दास प्रथा का अंत करने का काम इसने भी किया था। ठीक, दास प्रथा का अंत। और ये दासता गुलामी जो है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से ही चली आ रही है। ठीक, लिखेंगे 1830 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया। 1830 ईस्वी दास प्रथा का अंत। ठीक, दास प्रथा का अंत। ठीक, नोट कर लीजिए, दास प्रथा का अंत कर दिया। लेकिन पूरी तरीके से कब अंत हुआ इसका अगर देखा जाए तो 1843 ईस्वी में। ठीक, 1843 ईस्वी में पूरी तरीके से समाप्त हुआ। लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ, तो अधिनियम लिख लेंगे, अधिनियम 5 के तहत, अधिनियम उस समय अंग्रेजों का जो अधिनियम हुआ करता था, उस अधिनियम के तहत जो 5वां अधिनियम था 5 नंबर का, उसके तहत क्या कर दिया था, भारत से क्या कर दिया गया, दास प्रथा का अंत कर दिया गया, यानी दासता खत्म कर दी गई। अब बात आ गई कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, ये भारतीयों को अब बात करेंगे कि इनको कैसे, इनको शिक्षा व्यवस्था में इनकी इंटरफेयर किया जाए। यानी ये धर्म में तो इंटरफेयर कर लिए, इसके पहले हमने पिछले समय में देखा था कि इन्होंने गीता को पढ़ने का काम किया, उसका भी ट्रांसलेशन करवाया, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसके साथ अंग्रेजी शिक्षा जोड़ करके देने की बात की गई, मदरसों की स्थापना किया जिसके साथ इंग्लिश जोड़ कर दी जाने लगी व्यवस्थाएं। यानी ये अब शिक्षा व्यवस्था में और तेजी से बदलाव लेकर के आएंगे। यानी अब मामला दो चीज का आ गया है, एक प्राच्य शिक्षा थी और दूसरी आंग्ल शिक्षा थी। ठीक, प्राच्य शिक्षा क्या है, प्राच्य शिक्षा का मतलब पुरानी शिक्षाएं, वे जो भारत की संस्कृति से, साहित्य से संबंधित जो प्राचीन शिक्षाएं रही हैं वो प्राच्य शिक्षा में आती हैं। अंग्रेज प्राच्य शिक्षा को खराब मतलब प्राच्य शिक्षा को आंग्ल शिक्षा के साथ जोड़ करके लाना चाहते हैं। ठीक, लेकिन जो भारत में
कुछ समाज सुधारक रहे जैसे राजा राम मोहन राय, ट्रेवेनियर, डेविड और तमाम तरीके के लोग थे। इन्होंने आंग्ल शिक्षा पर जोर दे दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, आंग्ल शिक्षा ही बदल सकती थी। और अंग्रेजों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर निकला कि आंग्ल शिक्षा अगर आती है, यानी आंग्ल शिक्षा का मतलब क्या, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक, उनके तरीके से जो यूरोप में चल रहा है वो सारी चीजें जब ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में ढल जाएंगे। इनको अंग्रेजों को पता हो गया था कि हम बूढ़ों को अब नहीं सुधार सकते, यानी जो व्यक्ति अब बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको तो हम उनके अब समझा नहीं सकते। क्योंकि उस समय का जब आप समझ सकते हैं कि आज अगर धर्म की कहीं बात आती है, कुछ बदलाव की, लोग तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जान देने के लिए लोग तैयार। तो पहले क्या होता रहा होगा, कम लोग, उस समय गांव में लोग और भी जगहों पर इनको लेकर के दौड़ा लेते डंडा वगैरह। तो इसलिए डर की वजह से इसने क्या किए, ये जानते थे कि इनको सुधारा नहीं जा सकता। उसी समय एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। उसने कहा कि तुम एक काम करो कि जो पूरे एशिया स्तर की किताबें हैं, ठीक, इस समय जो इसकी यहाँ की संस्कृति प्राच्य शिक्षा है, इसको तुम यहाँ के सब कुछ को गलत बता दो कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत खराब है, और अगर आप लोगों को आगे जाना है तो इसके साथ आप लोगों को आंग्ल शिक्षा लेनी होगी। ठीक, हमारी शिक्षाएं अच्छा है, यानी उनको कहने का मतलब था कि जब ये हमारी तरीके से शिक्षित होंगे, जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो अगर फिर से हमारी तौर तरीके से अगर पढ़ेंगे, नई शिक्षा को देखेंगे, तो इसको जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो नए तरीके से हमारी कल्चर व्यवस्था में ढलेंगे। क्रिश्चियन धर्म को अधिकतर लोग अपनाएंगे, और अपनाएंगे और नहीं भी अपनाएंगे तो अगर हमारी शिक्षा में घटित होंगे, तो अगर हमारे यहाँ वो काम कर रहे हैं तो हमारी व्यवस्था को, हमारी हर बातों को मानेंगे, और जब मानेंगे तो हमारे रॉ मटेरियल से जो यहाँ से जा रहा है और जो वहाँ से कुछ बन करके आ रहा है वो खरीदेंगे। यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा इनका मतलब था कि हमारी चीजें बिके, हमारा इसमें शासन चले, हमारा क्या वो व्यापार संपन्न हो तरीके से, यहाँ से हम कमाते रहे। सब कुछ मिला करके इनको यही करना था। तो इसलिए इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 में लॉर्ड मैकाले के सहयोग से क्या करेगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉन्च कर देगा। ठीक, और ये भारतीयों को इतना ही नहीं, अब ये अपने दिमाग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अपने दिमाग से भारत के जो हैं पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे उनको उच्च पदों पर आसीन करेंगे, यानी उनको दिखाएंगे कि हम आपको अच्छे अच्छे पद दे रहे हैं। इसलिए वो झुकाव बनाना चाहते, क्यों, क्योंकि वो भारतीयों के दिमाग में भरना चाहते हैं कि जो हमारी वहाँ के जो पश्चिमी देशों की कल्चर व्यवस्था है, कल्चर सिस्टम है, उन सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, यहाँ के लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, यहाँ के लोगों को बदल करके क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे की तरफ। इसमें अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे विलियम बेंटिक ने भारतीयों को, क्या विलियम बेंटिक ने भारतीयों को, स्टार बनाकर लिखेंगे, विलियम बेंटिक ने भारतीयों को, विलियम बेंटिक ने भारतीयों को, विलियम बेंटिक ने भारतीयों को, विलियम बेंटिक ने भारतीयों को उच्च 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 पदों पर, सेवा में नियुक्त किया, यानी जो भी नियुक्त किया, सेवा के पद हुआ करते थे, जो भी नौकरियों का पद था उसमें उच्च पद देने लगा। ठीक, इसने बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। आगे की तरफ लिख लेंगे, इसने बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक, क्या किया, बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। तो अब ये जब नियुक्त करने कोशिश किया, यानी भारत के जो व्यक्ति थे उनको उच्च पद देने लगे। ठीक, अब भारत की शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले के सहयोग से क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी के समय में तब तक आ गया 1833 में, इसका समय है 1835, 1833 में इसी के समय क्या आ गया, तब तक देखिएगा 1833 का क्या आ गया, चार्टर एक्ट आ गया। 1833 का लिखेंगे, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक, चार्टर एक्ट, यानी फिर राजलेख आया 1833 का, ब्रिटेन से पारित होकर के भारत में आया। और जब आया तो इसमें
पहला इसके तहत क्या हुआ, पहला जो विलियम बेंटिक था इसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने कल्चर सिस्टम में जब थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, यानी पहली बार भारत के संस्कृति में छेड़छाड़ किया, तो थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय जो है क्या, अधिकतर भारत के लोग जैसे राजा राम मोहन जैसे लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, इसमें बड़े समाज सुधारक, फिर और भी लोगों ने, राजा राम मोहन के साथ साथ बहुत लोगों ने इसका क्या कर लिया, अंग्रेजों का धीरे धीरे सहयोग करना स्टार्ट कर दिया। जो व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होगा, अगर अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है तो उनकी बातों को मानेगा, और इन्होंने अब धीरे धीरे संस्कृति शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। तो जो व्यक्ति उनकी शिक्षा से, संस्कृति से जो अंग्रेजी सीखेगा वो क्या करेगा, उन सूट बूट पहनने की कोशिश करेगा, यानी वो ऐसे अंग्रेजों की तरह पूरा रहना चाहेगा। अब उनकी सभी संस्कृतियों को क्या करेंगे, यहाँ धारण करने की लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम भारतीय हैं, हमको अधिकतर जो सीढ़ियां दिखा दी जाती हैं हम उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये सोचते नहीं है कि जाएगी कहाँ, क्या होगा, इस पे क्या परिवर्तन आ सकते हैं, नहीं सोचते, बस चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो इसके तहत क्या हुआ, लिखेंगे स्टार बना करके, इसके तहत हुआ क्या, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को लिखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इंडिया बना दिया गया, बना दिया गया, बना दिया गया। यानी अब तक ये क्या हुआ करते थे, केवल बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक, किसका, केवल बंगाल का। अभी प्रथम गवर्नर जनरल कहां का, इंडिया का बन गए। ठीक, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्वेश्चन देखिए यहां से कैसे बनेगा, अगर पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक, बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर देखा जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, गवर्नर जनरल। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, प्रथम गवर्नर जनरल यही था। यानी अब ये भारत का, पूरे भारत का क्या हो गया, गवर्नर जनरल बनने लगा। अब तक केवल बंगाल का था, लेकिन अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल, यानी अब पूरे भारत का शासन व्यवस्था इसके हाथों में होगी। ठीक, किसकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी अब जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके क्या, अब उनके हाथों में पूरी शक्ति होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर जो चैप्टर का नाम रखा है गवर्नर, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल, फिर अब यही गवर्नर जनरल 1858 की क्रांति, 57 की क्रांति के बाद 1858 से जो लॉर्ड कैनिंग आएगा उसके समय से परिवर्तन होकर के ये वायसराय हो जाएगा। ठीक, तो यही बात समझना है कि अगर गवर्नर केवल पूछता है, बंगाल का गवर्नर, पहला प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम कौन था, तो वही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ही था। लेकिन अगर पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर, अभी आगे पूछा जाएगा जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा, लेकिन प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग होगा। आगे की तरफ वो आएगा अभी डलहौजी के बाद, तो उसको देखा जाएगा। तो ये चीज 1833 में क्या हो गया, परिवर्तन कर दिया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, अब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पूरे भारत का शासन व्यवस्था जो होगी अब इस गवर्नर जनरल के पास होगी। समझ में आई बात। आगे की तरफ हम देखेंगे। फिर दूसरा काम क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसके तहत क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाय के साथ और दूसरा चीन के साथ, यानी एक चाय का व्यापार करेगी भारत में और दूसरा चीन के साथ व्यापार करेगी, जो ये दोनों व्यवस्थाएं स्टार्ट की गई थी, यही बस उसको अधिकार था। लेकिन 1833 में पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, क्या किया गया, हमने बताया कौन सा अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, का चार्टर एक्ट। ठीक, चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, पहला इसमें जो गवर्नर जनरल, यही चीज लिखा हमने ना, जो गवर्नर
गवर्नर जो जनरल था, ठीक, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, बंगाल का, ठीक, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक, जनरल बना दिया गया पूरे भारत का। कहाँ का, इंडिया का। पहली चीज ये हमने बताया है। और दूसरी चीज इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका काम क्या हो गया, इसकी सारे पूरे व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, दिया गया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एकदम खात्मा कर दिया गया। और कहा गया कि अब सारी कंपनियां जो ब्रिटेन की होंगी, इसके तरह क्या करेंगी, आकर के व्यापार करेंगी, ठीक, यहाँ लिख लेंगे पूरी तरीके से, पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब क्यों, क्योंकि जब ब्रिटेन में नए नए उद्योग, नए नए मशीनें लगने लगी, और यहाँ से और रॉ मटेरियल जाता भारत से, वहां पर जो सूती कपड़े निर्मित किए जाते। अब सूती कपड़े जब ब्रिटेन से बनकर आते थे तो भारत में बहुत महंगे बिकते थे, और भारत के लोग पहले सूती कपड़े तो पहनते थे, लेकिन जब महंगे होने लगे, यहाँ के लोगों ने कारखाने वगैरह हर चीज नहीं बन पाते, तो सूती वस्त्र यहाँ अगर नहीं बन पाते, तो जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लाए जाते तो बहुत महंगे बिकते। अब यहाँ पर लोगों को परेशानी होने लगी कि हम पहने कैसे। यही मामला बहुत लंबे समय तक लंबित रहेगा। आने वाले समय में जब महात्मा गांधी आएंगे तो लोग कहेंगे कि हम क्या पहने, तो लोग वो कहेंगे कि कम पहनो का मतलब है कि एक दो कपड़ा रखो और उसी को पहनो, ज्यादा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूती कपड़े महंगे हो चुके हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेज क्या करें, ब्रिटेन से इसको ला रहे हैं, ठीक। और भी जितनी भी नए नए तरीके की सामग्रियां तैयार होती, अब वो ब्रिटेन से जब होकर के भारत में आती तो ऊपर सर्वाधिक टैक्स होता, महंगा होता, ठीक। इन्हीं चीजों को लेकर के अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। इसलिए समाप्त किया गया कि जो ब्रिटेन में नए उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, जो कंपनियां और भी तरीके से काम कर रही, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ही ये भारत में व्यापार कर रही थी, तब से इसका एकाधिकार इसी का था, लगभग बहुत लंबे समय से व्यापार कर रही है, ठीक। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आए तो तब से लेकर के अब तक व्यापार कर रही है, तो इसी का एकाधिकार था। तो और भी जो ब्रिटेन में नई नई कंपनियां स्थापित हुई, नए नए उद्योग लगे हैं, उनका माल कहाँ बिकेगा, भारत में। तो जब इसी का एकाधिकार था तो इसीलिए इसके एकाधिकार को समाप्त किया गया कि वो भी आकर के क्या करें, अपना भारत में बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके। इसी से वहां पे टैक्स जब यहाँ से वसूल करके जाएगा तो वहां का विकास हो सकेगा, ठीक। अंग्रेज इस दिमाग से पूरी तरीके से क्या कर लिए, अब भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या करेंगे, परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। लिखेंगे तत्कालीन समय में लॉर्ड मैकाले भारत आया, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तत्कालीन समय में लॉर्ड मैकाले भारत आया। क्या आया, लॉर्ड मैकाले भारत आया। कौन, लॉर्ड मैकाले भारत आया, ठीक। लॉर्ड मैकाले क्या किया, भारत आया। अब इसने क्या किया, इसने लिखेंगे लॉर्ड मैकाले जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है लॉर्ड मैकाले, ठीक। इसने भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है उसको भी पूरी तरीके से काम किया है, उस पर उसकी देन है, ठीक। लिखेंगे इसमें यह शिक्षा आयोग, इसके नीचे लिखेंगे यह शिक्षा आयोग आईपीसी पे हम चर्चा करेंगे 1859 के पास, जब डलहौजी के समय में आएंगे तो, ठीक। कैनिंग और डलहौजी, यह शिक्षा आयोग और विधि आयोग का अध्यक्ष था। यह शिक्षा आयोग और विधि आयोग का अध्यक्ष था। अब समझेंगे कि ये भारत आया तो क्यों आया, अध्यक्ष था, ठीक। एक किसका, विधि आयोग का, ठीक, और शिक्षा आयोग का, इस दोनों का अध्यक्ष था। और जब अध्यक्ष है तो जो अध्यक्ष कहेगा उस विभाग में वही काम होगा, वही चीज परिवर्तन होगा। इसने क्या कर दिया, जो जब आया तो इसने शिक्षा आयोग में क्या कर दिया, इसने इंग्लिश शिक्षा का, इंग्लिश एजुकेशन का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। इंग्लिश एजुकेशन का क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किया,
ठीक, विधि आयोग में भी वही आईपीसी निर्मित करेगा, इंडियन पैनल कोड। ठीक, आईपीसी भारतीय दंड संहिता का निर्माण यही करेगा लॉर्ड मैकाले, इसी की देन है। ठीक, भारतीय दंड संहिता का पितामह या जनक लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। ठीक, भारतीयों में कैसे शासन व्यवस्था कैसे क्या होगी वो सब आईपीसी का निर्माण यही करेगा आगे तक। लेकिन शिक्षा आयोग में इसने इंग्लिश एजुकेशन का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। अब एक नोट्स आएगा, नोट्स में थोड़ा सा लिखिएगा क्या होगा आगे की तरफ। नोट्स इसने इंग्लिश शिक्षा का समर्थन किया और कहा, किसे, विलियम बेंटिक से इसने कहा कि जो भारतीय हैं इनको बताया जाए कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है पूरे इधर एशिया स्तर की जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो किताबें हैं ये खराब हैं। ठीक, ये बेकार हैं, और हमारी इंग्लिश जो हम लोगों की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, ठीक, वो अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं, हमने आपको बता दिया ये क्या करना चाहते हैं। ठीक, ये जानते हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अगर इनको बदला जा सकता है, इनको समझाया जा सकता है, बड़ों को नहीं समझाया जा सकता है। ठीक, तो इन्होंने समझ लिए, इस बात को समझ लिया इन्होंने कि अगर हम लोग उसमें परिवर्तन करते हैं, यानी जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, जो मामला है, अगर उसमें परिवर्तन करना है, भारतीयों के अपने संस्कृति में लाना है, तो यहाँ के जो बच्चे उभर रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाए। और जब वो हमारी तरीके की शिक्षा में पढ़ेंगे, यानी अंग्रेजी पढ़ेंगे और हम लोगों की तरीके से वो सब कुछ सीखेंगे, तो आने वाले समय में हमारे कल्चर में ढल जाएंगे, तो हमारी जैसे चीज़ों का मांग करेंगे, जो हम लोगों के द्वारा बनाई जा रही हैं उनकी मांग करेंगे। ठीक, हम लोगों का समर्थन भी करेंगे। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में अब परिवर्तन लाने की बात करेंगे। नोट्स में लिखिएगा, नोट्स में लिखेंगे। एक मैकाले मिनट्स आया था, क्या 1835 में मैकाले मिनट्स आया, क्या आया 1835 ईस्वी में मैकाले मिनट्स, हेडिंग इसमें लिखेंगे मैकाले मिनट्स। क्या है मैकाले मिनट्स, सिविल की परीक्षाओं में कई बार ये चर्चा में रहा है। मैकाले मिनट्स घटना चक्र की बुकों में आपको मैकाले मिनट्स मिलेगा। मैकाले मिनट्स में देखिएगा, इसमें 2-3 व्यक्ति थे, था विल्सन और प्रिंसेप, विल्सन एवं प्रिंसेप। ठीक, विल्सन और प्रिंसेप जो थे, इन दोनों ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया। प्राच्य शिक्षा का क्या किया, समर्थन किया। ठीक, प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके। फिर ट्रेवेरियन डेविड, इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। ठीक, ये जो तीनों व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, ये सब डेविड हेयर, इन्होंने क्या किया, आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया। इन सब ने मिलकर के क्या कर दिया, आंग्ल शिक्षा। ये लोग चाहते थे कि समाज में क्या हो, परिवर्तन हो। ठीक, हमारी संस्कृति में क्या हो, परिवर्तन हो, तभी समाज में बदलाव हो सकता है। नहीं तो भारतीय जैसे लोग उसी में सती प्रथा जैसे और भी तमाम धार्मिक और जातिवाद समस्या में, पूजा पाठ में क्या कर सकते हैं, उसी में रह जाएंगे। आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया। ठीक, आंग्ल शिक्षा का क्या किया, समर्थन किया। अब जब लॉर्ड मैकाले भारत आया तो इसने कहा कि एशिया स्तर की जो किताबें हैं इनको खराब बता दो, और भले इनके जो पुराने समय के जो किताबें हैं उनकी संस्कृतियों को जोड़ कर रखो, लेकिन उनके साथ क्या करो, अपनी आंग्ल शिक्षा दो, अंग्रेजी शिक्षा दो, उसके साथ इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उनको पूरी तरीके से खत्म न करो, लेकिन इनकी पुरानी शिक्षाओं को लेकर के आओ जोड़कर, क्योंकि ये अंग्रेज हैं, बहुत पहले से ही हमारे भारत की गीता को, पुराणों को ये अनुवाद करके पढ़ रहे हैं, पुराने यहाँ के कालिदास जैसे लोगों की लिखी गई पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। ठीक, मेघदूतम और भी अभिज्ञान शाकुंतलम, इन जैसे बुकों को पहले से पढ़ करके अंग्रेज उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ करके आए, तभी प्राच्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्राच्य शिक्षा का मतलब प्राचीन शिक्षा, जो साहित्य है, संस्कृति है, जो हमारे भारत में पहले से चली आ रही, उस शिक्षा की इन्होंने समर्थन किया। कौन, विल्सन और प्रिंसेप। इन्होंने कहा कि
प्राच्य शिक्षा का समर्थन के साथ मतलब ये है कि भारतीयों में अगर परिवर्तन लाना है तो उनकी जो पुरानी समय की शिक्षाएं उनको दिया जाए और बता दिया जाए कि एशिया स्तर की ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें खराब है, हमारी आंग्ल शिक्षा अच्छी है। और इधर जो ट्रेवेरियन था, डेविड हेयर, राजा राम मोहन जैसे लोग आंग्ल शिक्षा का यानी जो अंग्रेजी शिक्षा थी ये चाहते थे कि भारतीय समाज में जो तमाम तरीके की मूर्ति पूजा और भी अन्य चीजें चल रही हैं इसको समाप्त करके क्या किया जाए, परिवर्तन लाया जाए। ठीक, तो इसलिए उसको बदलने की कोशिश करवाने के लिए आंग्ल शिक्षा को सही ठहराएंगे, आंग्ल शिक्षा को क्या बताएंगे, सही बताएंगे। आगे की तरफ क्या हुआ, अब अंग्रेज पूरी तरीके से इस पे क्या करेंगे, पूरी तरीके से कार्य करके भारत की शिक्षा व्यवस्था में, भारत की संस्कृति व्यवस्था में अधिकतर से अधिकतर क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। और भारतीयों को मजबूर होकर के क्या करना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा, उनके लिए उनकी बातों को सुनना भी है। ठीक, क्योंकि राजा राम मोहन राय जैसे और भी देश के समाज सुधारक उसकी क्या कर रहे हैं, समर्थन में है। ठीक, अभी एक इसका नकारात्मक पक्ष भी तैयार होगा लेकिन हम उसको नहीं रखेंगे, उसको आधुनिक भारत के जो आंदोलन में आएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो उस समय उस कहानी के पूरे व्यू को रखेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, भारत से मूर्ति पूजा और भी तमाम तरीके के जो धर्म जातिवाद समस्याएं थीं उन सबको दूर करने का एक ही उपाय सोच लिया था कि बस इनको क्या करना है, इनके शिक्षा व्यवस्था में, इनकी संस्कृति में क्या करना है, पहनावा ओढ़ावा में हर तरीके से कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके इसको बदलाव लाना है। ठीक, और ये तभी हो सकता है जब इनके हम शुरू से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अगर हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उस पर शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए। ठीक, आगे की तरफ इन्होंने लिखेंगे, लिखिएगा हेडिंग डाल करके 1834 ईस्वी में, आगे लिखिएगा 1834 ईस्वी में बेंटिक ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। आगे और लिखेंगे, आगे की तरफ और लिखेंगे, इसने कौन, विलियम बेंटिक ने, इसने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 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 आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखें, इसने आगरा प्रेसिडेंसी में, इसने आगरा प्रेसिडेंसी में, इसने आगरा प्रेसिडेंसी में, इसने आगरा प्रेसिडेंसी में, इसने आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ स्थापित की। 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 आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, इसने 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 मंडला आयुक्त, इसने मंडला आयुक्त, ठीक, मंडला आयुक्त, मंडल कमिश्नर, ठीक, इसने मंडला आयुक्त पद का सृजन किया। इसने मंडला आयुक्त, होते हैं ना मंडला आयुक्त, जैसे कई मंडलों को मिला करके एक मंडलायुक्त बनता है, उसी तरह जैसे डीएम के बाद ही जो प्रमोशन होता है वो मंडलायुक्त का होता है। ठीक, तो इसने मंडलायुक्त पद का सृजन किया। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन और इसके समय में पूछा जाता है, जैसे हमने बालिका हत्या में बताया तो वही उसी तरीके से था। 1833 में इसने नरबली प्रथा का क्या कर दिया था, खात्मा कर दिया था। 1833 ईस्वी नरबली प्रथा, नरबली यानी जो मनुष्य की बलि दे करके बलि दिया जाता था, ठीक, मनौती होती थी, बलि दिया जाता था। नरबली प्रथा पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया इसने। ठीक, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया था। कलकत्ता में जो सर्वोच्च संघीय न्यायालय था इनका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में स्थापित हुआ था। उसी तरह एक संघीय न्यायालय की खंडपीठ इन्होंने क्या कर दिया, आगरा में भी स्थापित कर दिया। आगे की तरफ अब हम लॉर्ड मेटकाफ जो आया उसके बारे में देखेंगे। लॉर्ड मेटकाफ क्या था, ठीक, एलन बरो
और भी तमाम तरीके के लोग जो आए हैं, इन्होंने क्या किया है। एलन बेनो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भी आएगा। मेटकाप के बाद एक लैंड करके है, वो आएगा गवर्नर। तो हम देखेंगे। अब भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, तो आप प्रथम भारत का गवर्नर जनरल किसे बताएंगे? अगर भारत में प्रथम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बताएंगे आप? तो अगर देखा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो यही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। और अंतिम अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा जी? अंतिम अंतिम अगर पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक। और अगर प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा। अभी वायसराय पद आगे सृजन होगा, अभी गवर्नर था। ठीक। तो आज कई क्वेश्चन भी तैयार होंगे आपको। ठगी प्रथा, सती प्रथा, नरबली प्रथा, बालिका हत्या, भारतीयों को उच्च पद कब दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया, भारत में गवर्नर से गवर्नर जनरल कैसे बन गए, इसको भी हमने बताया। पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल पहला कौन बंगाल का था, फिर अंतिम गवर्नर बंगाल का कौन था, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक। इन सारी चीजों को हमने आपके सामने रखा। आज के लिए इतना ही। प्रयास रहेगा निरंतर हिस्ट्री की क्लासें चलें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।